ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों के लिए। ऐसी चीज देखना हमें इस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार नसीब होने वाला है, सो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब से कुछ ही महीनों में रात के आसमान में एक तारा हमारी आंखों के सामने फटने वाला है और उसे आप इंडिया में रहकर ही बिना टेलीस्कोप के भी देख पाओगे। इंडिया में आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, आपको उत्तर यानी कि नॉर्थ की दिशा में इस पैटर्न को ढूंढना है। इसे कहते हैं नॉर्दर्न क्राउन। अब इसमें ये जो स्पॉट देख रहे हो ना, यहां पर अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन नासा के साइंटिस्टों के हिसाब से इसी साल बहुत ही जल्द यहां पर अचानक से एक बड़ा धमाका होने वाला है जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देगा हमारी नॉर्मल आंखों से। यह धमाका, कैन यू बिलीव इट, करीब 2 से 3 दिनों तक लगातार ऐसा दिखने वाला है एंड देन अगले 80 सालों के लिए यह फिर से गायब हो जाएगा, ओनली टू रिटर्न इन द फ्यूचर आफ्टर 80 years अगेन। और इसीलिए मैंने ऐसा कहा, पृथ्वी पर आज जितने भी लोग जिंदा है, मोस्ट प्रोबेबली ये इकलौता मौका होने वाला है इसे खुद अपनी आंखों से देखने का। बट आखिर एक ऐसा तारा जो इतना डिम है, वो सडनली ब्राइट फ्लैश के साथ कैसे फट सकता है? इस प्रोसेस को तो सालों लगते हैं ना। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था इन द ईयर 1600, तब 18 महीनों तक रात का आसमान ऐसा हो गया था मानो आसमान में एक नहीं बल्कि 2 वीनस मौजूद है। सो आई विल आस्क यू अगेन, ये तारा पर्टिकुलरली इतना तीव्र और हिंसात्मक आखिर क्यों है? और याद है मैंने कहा था 80 साल बाद ये वापस से फटने वाला है, तो आखिर कैसे ये स्टार एक बार फटकर फिर से वापस से लौटता है और फिर से दोबारा फटता है? ऐसे कैसे भाई? ऊपर से साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इस एक्सप्लोजन की मदद से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी, हमें इसके बारे में भी पता चल सकता है। मगर आखिर कैसे एक एक्सप्लोजन जो कहा जा रहा है अब से एटलीस्ट 3 महीने बाद होने वाला है, वो उस जीवन की प्रक्रिया से आखिर कैसे कनेक्टेड हो सकता है जो हमारे पृथ्वी पर एटलीस्ट आज से 3 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब काफी इंटरेस्टिंग है और इन्हें जानने के लिए ना हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इन द ईयर 1866, जब इस एक्सप्लोजन के सुराग एक साधारण से रेलवे मैन की पर्सनल डायरी में दर्ज हो रहे थे। दरअसल साल 1866 में एक रेलवे मैन था विद द नेम ऑफ एलेक्से कैमनचुक, जो रोज रात घर जाते समय आसमान में तारे देखा करता था। उसको एस्ट्रोनॉमी में इतनी रुचि थी कि उसे हर एक स्टार, हर एक कॉन्स्टिलेशन की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट पता थी। ऐसे ही एक रात जब वो घर जा रहा था और रोज की तरह तारों को देख रहा था, तब उसे आसमान में एक विचित्र सी चीज नजर आती है। उसे नॉर्दर्न क्राउन कहे जाने वाले कोरोने बोरियालिस कॉन्स्टिलेशन में अचानक से एक नया तारा नजर आया, एक ऐसा तारा जो कल तक वहां पर था ही नहीं। एंड यू नो व्हाट्स इवन मोर वियर्ड, वो सितारा हमारे ध्रुव तारे जितना ब्राइट 2 से 3 दिनों के लिए रहा और फिर से गायब हो गया। अब एलेक्से ठहरा तो एक साधारण सा रेलवे मैन, वो चाहता तो इस नए तारे को आसानी से नजरअंदाज कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछा कि किसी स्टार को बनने में आखिर कितना वक्त लगता है? एटलीस्ट मिलियन साल, और उसके एटलीस्ट 7 से 10 बिलियन साल बाद वो सितारा मरता है। तो फिर इसमें ऐसा क्या अलग है कि यह सितारा बस सिर्फ एक दिन में बनकर 2 से 3 दिनों बाद फट गया? इसी थॉट ने एलेक्से को अंदर से खाना शुरू कर दिया एंड इट गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी, और इसीलिए उसने अपने होम टेलीस्कोप से उस दिशा में उस गुम हुए तारे के क्लूज को ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर वो फटा भी होगा तो फटने के बाद अपने पीछे कुछ तो निशान उसने छोड़े होंगे। और इसी सोच के साथ टेलीस्कोप की मदद से इस बार वो नाइट स्काई में उस स्टार के रिमेन्स को ढूंढने लगा, और तब उसे पता चला स्टार के रिमेन्स तो क्या, अक्खा का अक्खा स्टार वहीं पर मौजूद था। बस सिर्फ वो नॉर्मल इंसानी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, बट टेलीस्कोप की मदद से वो दिखाई दे रहा था। अब इस चीज ने एलेक्से को और भी ज्यादा क्यूरियस बना दिया। उस दिन से वो हर रात उस स्टार को अपने टेलीस्कोप से देखकर उसकी ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करने लगा। ऐसे ही उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, just chasing after the behavior of one particular star, and then one fine day इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। 1946 में वो स्टार बिल्कुल उसी तरह फिर से चमक उठा जैसे एलेक्से ने 1866 में रिकॉर्ड किया था, और एग्जैक्टली पिछली बार की ही तरह 2 से 3 दिनों में फिर से वो गायब हो गए। एंड नाउ कट टू 2016, उसी जगह पर उसी कॉन्स्टिलेशन में फिर एक बार वैसे ही कुछ पैटर्न्स नजर आए। सो 2016 में क्या हुआ? 2016 में जब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्हें फिर से उसी सेम लोकेशन पर एक ऐसा तारा नजर आया जो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उन्होंने देखा कि वो किसी साधारण सितारे की तरह डिम ब्राइट ये पैटर्न तो दिखाई रहा था,
लेकिन विद इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 years, जो बाय द वे एक स्टार की लाइफ साइकिल के लिए एक्सट्रीमली छोटा लाइफ स्पैन है, उसमें इसकी ब्राइटनेस ड्रास्टिकली ड्रॉप होती जा रही थी। एंड फन फैक्ट, अगेन इसे भी सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता था। सो ऑब्वियसली इसे भी उन्होंने समय में बैक ट्रेस करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें पता चला कि इस पर ऑलरेडी 1866 से 1946 में एलेक्से नाम के एक रेलवे मैन ने डिटेल में स्टडी करके रखी थी और इसीलिए इन एस्ट्रोनॉमर्स ने एलेक्से के डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया। सो कितना अच्छा हो गया, एलेक्से का डेटा यहां पर काम आ गया और इस डेटा से उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें क्लू जरूर मिलेगा। पता चला कि 1866 से 1946 के बीच जो कोई भी घटना हुई थी वो सेम टू सेम घटनाएं एज इट इज 1946 से 2024 के बीच भी घट रही है। एंड द मोस्ट वियर्ड पार्ट इज कि दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली 80 सालों का ही गैप है। अब ये 80 साल का ही गैप क्यों है, ये समझने से पहले साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वेल, वो ये कि साइंस हमेशा अपने मेथड्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहता है। टेक मेडिकल साइंस एज एन एग्जांपल। कुछ सालों पहले तक मेटल तार वाले ब्रेसेस इकलौता ऑप्शन हुआ करते थे टू फिक्स क्रुकेड टीथ और टीथ गैप्स, लेकिन ये काफी पेनफुल हुआ करते हैं। इनके ट्रीटमेंट में भी 2 से 2.5 साल लग जाते हैं और काफी फूड रेस्ट्रिक्शंस भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज इसका एक बहुत ही बेहतर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, टीथ अलाइनर्स बाय टूथसी। टूथसी टीथ अलाइनर्स बिल्कुल आपके ब्रेसेस की तरह आपके टेढ़े मेढ़े या गैप टीथ, सभी तरह के टीथ अलाइनमेंट इश्यूज को सही करता है लगभग 6 से 10 महीनों में, जो कि मेटल ब्रेसेस से भी काफी कम टाइम है। टूथसी टीथ अलाइनर्स बिल्कुल इनविजिबल है और काफी आसानी से आप इन्हें पहन भी सकते हो और उतार भी, मतलब ना ये दिखेंगे और ना ही खाने के टाइम पे कोई दिक्कत आएगी। प्लस ये सब कुछ एट प्राइसेस सेम एज ब्रेसेस। टूथसी अलाइनर्स को बनवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। इनका खुद का एक ऐप है। टीथ स्कैन के लिए टूथसी के ट्रेन्ड प्रोज इंडिया के 21 से भी ज्यादा सिटीज में घर आ जाते हैं और साथ ही में इनके 25 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 2000 पार्टनर्स के क्लिनिक्स भी है। इसी मैसिव लेवल पर न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करने की वजह से टूथसी अलाइनर्स काफी अफोर्डेबल है एंड टूथसी ने 2.5 लाख प्लस से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं, सो रिजल्ट्स आर टोटली गारंटीड। I personally think everyone deserves a confident smile and well-aligned teeth. So consider checking out Toothsi Teeth Aligners. Click on the link in the description and download the Toothsi app to book a 3D teeth scan for free. So अब सवाल ये आता है कि एलेक्से के डेटा से इन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या इंटरप्रेट किया? उन्हें आखिर क्या वो खुफिया जानकारी मिली जिसके मदद से वो ये प्रेडिक्शंस कर पा रहे? सो असल में इन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया, 1866 से 1946 के बीच एलेक्से ने जो भी डेटा नोट किया था उसकी मदद से एक ब्राइटनेस का ग्राफ बनाया और फिर उसे खुद रिकॉर्ड किए ग्राफ के साथ मैच कराया। अब इसमें ये जो ग्रे लाइन है ना, वो 1866 से 1946 तक का डेटा है और ब्लू डॉट्स रीसेंट डेटा है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों भी डेटा ऑलमोस्ट एक दूसरे से परफेक्टली मैच हो रहा है। पर उसके बाद अचानक से 1946 में उस स्टार की ब्राइटनेस ड्रास्टिकली बढ़ गई है, यानी कि करंट टाइम्स में 1946 जैसा ही वही पीक इस बार फिर से 2024 में भी दिखेगा। इसका मतलब जो धमाका कई साल पहले एलेक्से को दिखा था, वही एग्जैक्ट धमाका देखने का मौका आज हमारी जनरेशन को भी नसीब होगा। दरअसल साइंटिस्टों को पता चला ये धमाका जहां पर होने वाला है वो एक सिंगल स्टार नहीं बल्कि 2 स्टार से बना एक बाइनरी सिस्टम है जिसका नाम है टी कोरोने बोरियालिस या शॉर्ट में TCRB। इस स्टार सिस्टम में जो स्टार है वो है एक व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि एक ऐसा सितारा जो हमारे सूरज जैसे सितारे के मरने पर बनता है, और दूसरा सितारा है रेड जायंट स्टार जो बेसिकली बस एक बूढ़ा तारा होता है। अब इस स्टार सिस्टम की सबसे खास बात क्या है पता है? ये दोनों सितारे एक दूसरे से इतने करीब चक्कर लगाते हैं कि इनके बीच की दूरी लिटरली सूरज से मर्क्यूरी जितनी दूरी है। इसकी वजह से ये व्हाइट ड्वार्फ इस रेड जायंट के सबसे बाहरी लेयर को अपने ग्रेविटी की मदद से अपने तरफ खींच रहा है, जिससे उस व्हाइट ड्वार्फ के इर्द गिर्द मैटर की ऐसी एक्रीशन डिस्क बन रही है। इससे उस डिस्क का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसमें मौजूद मैटर एक दूसरे पर दबाव डालना शुरू करते हैं। इसी कंटीन्यूअस दबाव से एक पॉइंट ऐसा आता है कि डिस्क का तापमान बढ़ने लगता है और इससे स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही फ्यूजन की शुरुआत होती है वो व्हाइट ड्वार्फ बाहर एनर्जी फेंकने लगता है और इसी फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी की वजह से वो व्हाइट ड्वार्फ एक बड़े धमाके के साथ अपनी सारी एनर्जी को बाहर फेंकता है। इस पॉइंट पर TCRB पहले के मुकाबले 5 गुना
इतना ज्यादा ब्राइट हो जाता है जिसकी वजह से वो हमें पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप के चमकता हुआ नजर आता है। अब ऐसे फिनोमिनास बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इन्हें एस्ट्रोनॉमर्स नोवा कहते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से 1866 में एलेक्से को अचानक एक दिन वो बिना टेलीस्कोप के दिखाई दिया था। सो अब वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो हम समझ गए, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स कि स्टार का फटना यानी कि उसका अंत, ऐसे में इस स्टार को तो 1866 के बाद से हमेशा हमेशा के लिए दिखना बंद हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लाइक वी डिस्कस 1946 में वो फिर एक बार आसमान में नजर आया और अभी फिलहाल 2024 में फिर से दिखने वाला है। तो आखिर ये तारा फटकर भी बार बार बच कैसे जाता है? तो देखो दोस्तों, ये जो धमाका होता है ना हर 80 साल में एक बार, वो एक प्रकार का नोवा एक्सप्लोजन है। और वो जो एक्सप्लोजन होते हैं ना जिसमें एक स्टार फटकर तबाह हो जाता है, उन एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। अब ये नोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अलग कैसे होते हैं और फट के भी ये जिंदा कैसे बच पाते हैं, उसके लिए काइंड ऑफ वही मैकेनिज्म जिम्मेदार है जो कि एक प्रेशर कुकर की सीटी में होता है। मतलब इसमें मास को उस हद तक जमा नहीं होने दिया जाता कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बढ़ रहा प्रेशर एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए और स्टार पूरी तरीके से फट जाए। इंस्टेड एक कुकर की सीटी कैसी होती है कि हर कुछ इंटरवल में प्रेशर रिलीज करती है, बस उसी तरह यहां पर भी कुछ इंटरवल्स में प्रेशर रिलीज होता है जो हमें ब्राइट फ्लैश के रूप में दिखाई देता है और वो ब्राइट एनर्जी आसपास के खाली स्पेस में डिसिपेट हो जाती है, जिसके रिलीज होने के बाद फिर से एक बार वो तारा दिखना बंद हो जाता है क्योंकि वो डिम हो गया। यही वजह है कि ये स्टार 1866 के बाद वापस से 1946 में दिखा और अब 2024 में एक और बार दिखने वाला है। पर एक सवाल यहां पर दिमाग में आता है कि यूनिवर्स में तो ऐसे लाखों तारे आए दिन डिम ब्राइट होते रहते हैं, कहीं तो फटते भी रहते हैं, तो फिर इस एक पर्टिकुलर स्टार को 160 सालों से स्टडी क्यों किया जा रहा है? उस लेवल तक कि उसके ब्राइटनेस के ग्राफ्स तक बनकर रेडी है। ये स्टार, ये फिनोमिनन आखिर बाकी सभी से इतना अलग क्यों है? एंड वेल, दैट इज बिकॉज नासा बिलीव्स इससे हम हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। एंड नाउ एट फर्स्ट ग्लैंस इन दोनों के बीच में आपको कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये स्टार लिटरली हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है, तो ये हमारे पृथ्वी के जीवन के साथ कैसे जुड़ा हो सकता है? तो देखो, नासा का कहना है कि स्पेसिफिक स्टार ने हमारे पृथ्वी पर डायरेक्टली जीवन को जन्म नहीं दिया, लेकिन अब तक जितनी भी रिसर्चेस हुई है वो सब यही बताती है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो छोटे एलिमेंट्स है ना, ये ज्यादातर सिर्फ ऐसे ही नोवा एक्सप्लोजन से ही बनते हैं। जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से उसमें आयरन, जिंक, गोल्ड जैसे बड़े और हेवी एलिमेंट्स बनते हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है, आज हमारा सोलर सिस्टम जहां पर है वहां पर आज से कई बिलियन सालों पहले ऐसा ही कोई स्टार सिस्टम रहा होगा जिसमें कई नोवा एक्सप्लोजन्स हुए होंगे, जिसने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स बाहर फेंके, जो सोलर सिस्टम और पृथ्वी के बनने के बाद हमारे शरीर का हिस्सा बने। सो काइंड ऑफ इस बात की गहराई को अगर आप थोड़ा समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये ब्रह्मांड कितना वियर्ड है। इन सितारों का फटना और मरना जरूरी है ब्रह्मांड में जीवन के पनपने के लिए। इनसे निकले नॉन लिविंग एलिमेंट्स आपस में एक सेट पैटर्न में जुड़कर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे जीवित मॉलिक्यूल्स को जन्म देते हैं। बट देन ये तो हुआ सिर्फ एक ही पहलू, देयर इज मोर टू इट। नासा के साइंटिस्टों का यह कहना है कि हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, यह भी नोवा एक्सप्लोजन से पता लगाया जा सकता है, एंड दैट टू विथ मोर एक्यूरेसी देन वी ऑलरेडी हैव। अब ये कैसे? तो देखो, इसे एक आसान सी एनालॉजी से समझते हैं। सपोज दो मोबाइल फोन्स हैं और दोनों की फ्लैशलाइट इक्वली ब्राइट है, तो अब मैं जैसे ही एक फोन को आपसे दूर लेकर जाऊंगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो दूर गया है? ऑब्वियसली आपको उसकी फ्लैशलाइट दूसरे मोबाइल के फ्लैशलाइट के कंपैरिजन में डिम दिखने लगेगी। और यही डिमिंग अगर कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है? वेल, वो ये कि आप वो फर्स्ट मोबाइल फोन एंड देन वो सेकेंड मोबाइल फोन, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? यानी कि यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। अब ब्रह्मांड को एक्सपैंड करता कौन है? डार्क एनर्जी, राइट? सो इसीलिए नासा का मानना है कि सारे नोवा एक्सप्लोजन्स जो हमेशा सेम ही लेवल की ब्राइटनेस को दिखाते हैं, इनकी मदद से हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन और डार्क एनर्जी के सीक्रेट्स को ज्यादा एक्यूरेटली समझ सकते हैं। ये डार्क एनर्जी जो आज तक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है, उसे हम समझ सकते हैं इन नोवा एक्सप्लोजन्स की मदद से। और ये सब कुछ हो पा रहा है जस्ट बिकॉज आज से कुछ ही साल पहले एक मामूली से रेलवे मैन ने एक नॉट सो मामूली सा सवाल पूछा अपने आप से
कि कल तक तो यहां पर कोई स्टार नहीं था, आज अचानक से एक स्टार कैसे आ गया और कुछ ही दिनों में ये स्टार कैसे फट चुका। एंड वंस अगेन आई वुड लव टू एम्फसाइज दिस, किसी बड़े साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक साधारण से रेलवे मैन ने, जिसके अंदर बस जी भर के क्यूरियोसिटी भरी थी। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज साइंस फॉर यू। कैसे एक छोटा सा सवाल साइंस की दुनिया में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ला सकता है, इनफैक्ट कर सकता है क्या, अब तक करते आया है। निकोला टेस्ला के समय में चीजें सिर्फ डीसी करंट पर चला करती थी जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी, लेकिन टेस्ला ने सिर्फ एक सवाल अपने आप से किया कि डीसी करंट में ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से वो दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, और इसी के जवाब में उन्होंने इन्वेंट किया एसी करंट, जिसकी मदद से आज आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका कंप्यूटर सब कुछ चल रहा है। देन चार्ल्स डार्विन जब वो गैलापागोस आइलैंड गए थे तब उन्होंने देखा कि एक ही आइलैंड पे दो पंछी रहते हैं लेकिन उन दोनों की चोंच अलग है, ऐसा क्यों? एंड बस इसी फंडामेंटल सवाल से उन्होंने कुछ ही सालों में पूरी थियरी ऑफ एवोल्यूशन ही इजाद कर दी जो आज बच्चा बच्चा जानता है। ऑल्सो न्यूटन, जिन्होंने यह सवाल पूछा कि आखिर सब चीज नीचे ही क्यों गिरती है। एंड एज अ रिजल्ट आज स्पेस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो स्पेस में उड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है, ये आज सब कुछ फंक्शन और ग्रो कर पा रहे हैं। और यही तो है एक साइंटिफिक माइंडसेट, एक कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड थिंकिंग फ्रेमवर्क, कि हर वो घटना जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करो, उसके पीछे सवाल पूछो कि ऐसा क्यों, और उस मिसिंग नॉलेज गैप को पूरा करने की कोशिश करो। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये माइंडसेट आपको इस दुनिया के बारे में एक इतना अच्छा पिक्चर दे देगा, एक इतना अच्छा फ्रेमवर्क दे देगा जो आपको अपनी लाइफ में काम आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने में। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को आपको बस आंखें बंद करके झेलने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल उठाने की जरूरत है, आपको लॉजिक से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों। थोड़ा रिसर्च करके उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो और फाइनली यू वुड सी दैट प्रॉब्लम वुड गेट रिजॉल्व्ड। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा माइंडसेट है जो कि कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। एक ऐसा माइंडसेट जो कंट्रोल बाहरी दुनिया से आपके हाथों में लेकर आपको दे देता है। एंड एट द सेम टाइम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो मजा आता है वो तो यार अनडिस्क्राइबेबल है। सो ऐसी एक अनसुलझी पहेली है सैटर्न और उसके रिंग्स को लेकर भी। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक सैटर्न के रिंग्स गायब हो रहे हैं, समथिंग दैट इज वेरी कंसर्निंग। सैटर्न हमें मार्च 2025 तक कुछ ऐसा दिखने वाला है, पर आखिर अचानक से यूं सैटर्न के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी अननेचुरल है? अगर आपको इसके पीछे का रीजन पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर नहीं पता तो मैंने एक पूरा वीडियो टोटली इसके ऊपर बनाया है जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है, सैटर्न के बारे में आपको काफी अननोन फैक्ट्स पता चलेंगे। बिफोर लिविंग फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, सितंबर 2024 के उस रेयर इवेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप उस इवेंट को देखते हो तो उसका एक फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा, और मैं आप सभी के फोटोज को स्टोरी में डाल दूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले मेक श्योर टू डाउनलोड द टूथसी ऐप। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके सभी तरह के टीथ अलाइनमेंट इश्यूज को फिक्स करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर फ्री 3D टीथ स्कैन नाउ।